हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं लुसेंट साइंस के क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट नंबर 10 के बारे में। और आई होप कि फ्रेंड्स इससे के पहले बाकी के अपने पार्ट्स को ज़रूर देखा होगा, जिसमें लोग रोज़ाना 25 MCQ कवर करते हैं। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग हम लोग विमंदक के रूप में करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए, बात यहाँ पे ग्रेफाइट की गई है, तो ग्रेफाइट से संबंधित कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप माना जाता है। और एक चीज़ हम यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी इसमें चमक पाई जाती है। और साथ ही साथ जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत के साथ साथ ताप का सुचालक भी होता है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है। तो भाप अंगार गैस बताइए किसका मिश्रण है। तो ये मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जो परसेंटेज होता है वो 50% और हाइड्रोजन का प्रतिशत 40%। लेकिन अन्य जो शेष गैस कह सकते हैं वो नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। चलिए, और एक क्वेश्चन और भी ध्यान रखिएगा, जैसे अगर पूछ ले आपसे कि प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर नाइट्रोजन गैस मिला हो तो उसे हम लोग प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन ये कि पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि पेट्रोल का संगठक क्या होता है। मुख्य संगठक ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 4, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है। बताइए, निम्नलिखित अधातु तत्वों में धात्विक चमक होती है। एक तो हम आयोडीन कह सकते हैं और वहाँ पे हम लोगों ने ऊपर में देखा था ग्रेफाइट। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण होता है असंजक बल का अभाव। ठीक है, असंजक बल, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के किस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोया जाता है तो द्रव की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए, किस नली होगी, किस नली में ज़्यादा पानी चढ़ेगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि एक इस तरह का पतला किस नली है और एक जो कि इसका एक मोटा व्यास वाला जो कि कह सकते हैं किस नली है। ठीक है, अगर हम दोनों को जल में डुबोते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो कम व्यास वाली है इसमें पानी का स्तर ज़्यादा ऊंचा तक जाएगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन इसमें कम जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगी पानी। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखिए कि पास्कल इकाई है। पास्कल जो किसकी इकाई होती है, तो कह सकते हैं दाब यानी कि प्रेशर का। और प्रेशर का एक और इकाई होता है, यहाँ पे देखिए कि P इक्वल टू क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, यानी कि फोर्स अपॉन में एरिया। और अगर हम फोर्स की बात करें तो उसका मात्रक होता है न्यूटन और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हम इसको अगर अच्छे तरीके से देखें तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर होता है यानी दाब का एक मात्रक तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और दूसरा होता है पास्कल। तो दोनों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता, इसका कारण क्या है। यानी दो एस्ट्रोनॉट चंद्रमा पर एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि ध्वनि के चलने के लिए वहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता है। और आपको पता है कि ध्वनि किसी न किसी माध्यम से ही ऊपर चलता है, उसको किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, निर्वात में गमन नहीं करता है। तो ध्वनि प्रसार करने के लिए माध्यम नहीं होता, इस वजह से वो एक दूसरे को नहीं सुन पाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है, यानी जो हम इको सुनते हैं, इको का कारण क्या है। तो प्रतिध्वनि के लिए हम कह सकते हैं कि ध्वनि का परावर्तन होना चाहिए, लगभग 17 मीटर होता है। नेक्स्ट वन कि चाकू से काटे जा सकने वाला धातु कौन सा है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाकू से काटे जा सकने वाला धातु कौन सा है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे सोडियम। ध्यान दीजिएगा, सोडियम के साथ साथ हम लोग लिथियम, पोटेशियम को भी जानते हैं, जो कि आसानी से चाकू से काटा जा सकता है।
IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या होगा? C2H5OH का नाम क्या होगा? तो इसे हम लोग कहते हैं इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या होता है? बताइए, क्लोरोफॉर्म का IUPAC नेम क्या होता है? तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। देखिए, इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स आपको समझना होगा, तो मैंने यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से लिख रखा, पढ़ सकते हैं कि ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन एक कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक हम तब कहते हैं जब जिसमें कार्बन मौजूद हो। देख सकते हैं CHCl3 में कार्बन मौजूद है। अब यहाँ पे देखिए कि जिसका रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है, एक रंगहीन और सुगंध, ठीक है, सुगंधित तरल पदार्थ होता है जिसे चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोगी के शल्य क्रिया में किए जाने मूर्छित, यानी कि उसको हम लोग जो कहते हैं ना बेहोश करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, निश्चेतक के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुणसूत्र में होता है, गुणसूत्र में होता है, तो कह सकते हैं गुणसूत्र में DNA के साथ साथ प्रोटीन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत बहुत सारी गैसें आती हैं जिसमें हम लोग जलवाष्प को काफ़ी ऊपर रखते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है जिसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, मीथेन, ये सभी के सभी आता है। हाइड्रोजन इसके अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है, यानी किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इंसुलिन का स्राव हमको पता है कि पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में हम लोग अग्नाशय कहते हैं, तो पेनक्रियाज के लैंगरहैंस की द्वीपिका के जो बीटा कोशिका है वहाँ से इसका स्राव होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, बीटा कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि किस शारीरिक प्रक्रम से जो कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध हमारे शारीरिक प्रक्रम से किससे है? तो रक्त जमाव से, ठीक है, रक्त जमाव यहाँ पे करेक्ट होगा। रक्त एक प्रकार का जो कि संयोजी ऊतक है, ध्यान रखिएगा, और जिसका pH वैल्यू 7.4 होता है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। मानव कक्ष में हृदयों की जो संख्या मानव हृदय में कक्षों की जो संख्या होती है वो 4 होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट वन है कि हार्मोन का उदाहरण बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा है? हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन, अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का कह सकते हैं कि हार्मोन होता है, ठीक है, और एक स्तनपायी हार्मोन कह सकते हैं, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लव हार्मोन। आगे बढ़ते, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? इससे पहले के बाकी के अगर पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, इसके बाकी के पार्ट्स को ज़रूर देखें। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट वन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीलिका वाहिनी ग्रंथियों को अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो नीलिका वाहिनी ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो इसको हम देखिए इस तरह से समझ सकते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों में हार्मोन स्रावित करने वाली जो ग्रंथि होती है उनको नलिका वाहिनी ग्रंथि या फिर अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जो जंतु विज्ञान की शाखा होती है उसमें हम लोग उसका क्या नाम देते हैं? तो एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है। अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया है तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। क्यों? क्योंकि भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है, जबकि प्रोटीन का पाचन उदर से कह सकते हैं। उदर का मतलब अमाशय कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टोमच कहा जाता है। तो प्रोटीन का पाचन उदर से आरंभ होता है, प्रोटीन का पाचन कह सकते हैं अमाशय से आरंभ होता है। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम जो कि पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में विखंडित करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कि अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इस पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि
तो इसका कारण ये है कि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, ठीक है। एक प्रकार की झिल्ली होती है, उससे ये सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट उनकी पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम करती है, बताइए कि कौन सा होता है, तापमान कम कर सकती है, होती है, वो क्रिया कौन सी है? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन कह रहा है कि अवर्णी लवक, जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इसको याद रखिएगा। खास करके देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो कि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा पूछ जाता है। तो एक चीज़ मैं आपको तो बता ही चुका हूँ कि 67वीं बीपीएससी के लिए हम लोग कल से होमवर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि आपको कल मैं आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह में आपको वीडियो मिल जाएगी 6:30 बजे के अराउंड में, 6:30 7 बजे के अराउंड में। कल टाइमिंग आपको बता दी जाएगी क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ही, कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। देखिए ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जड़ों की कोशिकाओं में। यहाँ पे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है जो कि सूर्य के प्रकाश से दूर पौधे के अंधेरे हिस्से में पाए जाते हैं, ठीक है, डार्क साइड में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य अगर पूछ ले क्या होता है तो खाद्य सामग्री का भंडारण करना, यानी कि भोजन का भंडारण करना होता है। अक्सर ये पूछा भी जाता है कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य बताइए क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा भोजन सामग्री का जो कि भंडारण करना इसका कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 25 MCQ को कवर किया और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये 25 MCQ काफ़ी अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसी तरह की रोज़ाना नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।